आज हम क्लास 9 में विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल से जो पहला लेसन हमने आपको जो लेसन नंबर 2 है इसका कुछ हिस्सा हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब जो बचा हुआ है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो विषय सामाजिक विज्ञान के विषय भूगोल में पाठ 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। पिछले वीडियो में भी हमने इसका कुछ अंश पढ़ाया था। तो हम देखेंगे कि हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि दर्रे होते क्या हैं। पहाड़ों के किनारों को काट करके जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको हम दर्रे कहते हैं। अर्थात ये पहाड़ों के किनारों को काट करके बनाए जाते हैं। दर्रे बीच में से नहीं जाते, पहाड़ों को बीच में से काट कर नहीं बनाते, वो तो सुरंग होती है। किनारों को काट करके, अर्थात एक तरफ होता है पहाड़ और दूसरी तरफ खाई होती है दर्रे। इन्हें हम दर्रे कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो हिमालय पर्वत में स्थित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जोजिला दर्रा, जो इम्पोर्टेंट भी है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके बाद आता है सिक्किला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नंबर 3 पर आता है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल में पाया जाता है। इसके बाद आता है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में पाया जाता है। अब आता है बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इन 5 दर्रों को याद रख लेना, एग्जाम में भी आपको इंपोर्टेंट भी है। अब आता है हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत का जो भौगोलिक महत्व है, हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से। हिमालय पर्वत भौगोलिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग है सदानीरा नदियों का उद्गम स्थल। सदानीरा का मतलब होता है ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर पानी होता है, उन्हें हम सदानीरा नदियां कहते हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सदानीरा नदियां हैं, वर्ष भर पानी होता है। जबकि कई नदियां ऐसी होती हैं कि जब बरसात होती है तभी उनमें पानी आता है, इसके बाद उनमें पानी बहुत ही कम मात्रा में होता है या बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो सदानीरा नदियां कहलाती हैं। ये हिमालय पर्वत से के हिमनद से जो निकलने वाली नदियां हैं, मतलब यह है कि हिमालय पर्वत पर जो बर्फ आच्छादित रहती है, बर्फ के पिघलने से ही नदियों का उद्गम, मतलब बर्फ का जहां पिघलना होता है वहां नदियों का उद्गम क्षेत्र होता है। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा गंगोत्री से निकली है, यमुना यमुनोत्री से निकली है। तो ये बर्फ से पिघल करके, बर्फ जो है वो पिघलती है तो हिमालय पर्वत से पानी नीचे की ओर बहने लगता है। तो हिमालय पर्वत नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसके बाद है वर्षा के लिए सहायक। तो हिमालय वर्षा के लिए किस प्रकार से सहायक है, इसके लिए हम देखेंगे कि जब मानचित्र हम देखते हैं तो मानचित्र में जो दक्षिण होता है, नीचे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो हिमालय पर्वत की ओर अर्थात उत्तर की ओर जाती हैं। जब उत्तर की ओर जाती हैं, कौन सी हवाएं? मानसूनी हवाएं। जब मानसून उत्तर की ओर जाता है तो हिमालय पर्वत, जो कि अर्धचंद्राकार ऊपर है, जब यहाँ से हवा नीचे की ओर से यहाँ चलेंगी मानसूनी हवाएं, तो हिमालय पर्वत से टकराने लगते हैं। इस प्रकार से हिमालय पर्वत है और मानसूनी जो हवाएं हैं वो ऐसी जाती हैं, इस टाइप से। जब इस टाइप से जाती हैं, अर्थात दक्षिण से जब उत्तर की ओर जाती हैं तो हिमालय पर्वत से टकरा जाती हैं, तो क्या होता है कि हिमालय के तराई क्षेत्रों में, या कह सकते हैं हिमालय की घाटी में पूरा पानी बरस जाता है। तो वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। अर्थात ये हिमालय ना होता तो निश्चित है कि हिमालय के अवरुद्ध, अर्थात मानसूनी हवाओं को अवरुद्ध करने का काम करती हैं। हिमालय ना होता तो मानसूनी हवाएं आगे की ओर निकल जाती हैं। इसके बाद 3 नंबर पे आता है शीत हवाओं से रक्षा। देखिए, जो उत्तरी ध्रुव आपने सुना होगा, ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ध्रुवों पर बर्फ जमने के कारण जो बर्फीली हवाएं हैं, वो बर्फीली हवाएं हमारे भारत देश में नहीं आ पाती। अर्थात हम कह सकते हैं शीतलहर से आने में ये रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, इस तरफ अपना भारत है और इस तरफ उत्तरी ध्रुव जो है, मतलब कह सकते हैं ध्रुव है, यहाँ पर बर्फ जमी होती है। तो यहाँ से जो शीत लहरें हैं, ठंडी हवाएं हैं,
वो आकर के हिमालय पर्वत से अवरुद्ध हो जाती हैं। इस कारण से भारत में शीतलहर का प्रकोप नहीं होता, या कह सकते हैं बहुत अत्यधिक ठंड नहीं होती तो है लेकिन कुछ हद तक। इसके बाद आता है नंबर 4, जैव विविधता का भंडार। देखिए जैव विविधता का भंडार कैसे, हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, इस कारण से वहां पर जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। तो 1 2 3 4 पॉइंट तो हो गए। इसके बाद आता है नंबर 5 पॉइंट है उपयोगी वन। हिमालय पर्वत पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वन पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत पर वनों का भंडार है। आपने सुना भी होगा कि हिमालय पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो हिमालय पर्वत में उपयोगी वन भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन का मतलब होता है जितने भी कई ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो कि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आता है नंबर 2। नंबर 1 तो हमने आपको बता ही दिया था हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब आता है नंबर 2 उत्तरी मैदान। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उत्तरी मैदान क्या है, कैसे बना है। उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो हिमालय पर्वत से आने वाली जो भी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, इनसे जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, ये मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी जमा हो जाती है। इसी कारण से ये उत्तर का विशाल मैदान बना हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में जो मैदान है उसको हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अब आता है उत्तर के विशाल मैदानों में, देखिए एक चीज हम आपको और बताते हैं, उत्तर का विशाल मैदान संसार का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इसी के साथ ही यह सघन जनसंख्या वाला भी क्षेत्र है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो जनसंख्या यानी कि सघन जनसंख्या, सघन का मतलब होता है कि यहाँ पर घनी आबादी है और उपजाऊ क्षेत्र भी है। अब आता है भाबर का मैदान। क्या है भाबर का मैदान? इसी में आता है उत्तरी मैदानों में। जैसे ही हिमालय से जब नीचे की ओर हम आते हैं तो क्या होता है कि जब नदियां ये बहती हैं तो नदियों में अवसाद और कंकड़ पत्थर युक्त जो पानी होता है, इसके कारण से अवसाद और कंकड़ पत्थर युक्त जो निक्षेपण है यह भाबर के मैदानों में ही होता है। अर्थात कह सकते हैं जहां पर अवसाद और कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं वो भाबर का मैदान कहलाता है। अब उसके नीचे एक चीज और, जब कंकड़ पत्थर युक्त जब जहां पर मान लीजिए जिस भूमि में कंकड़ पत्थर होंगे तो निश्चित है वह भूमि सरंध्र युक्त होगी। सरंध्र युक्त का मतलब है छिद्र युक्त। तो वहां पर जब नदियां बहती हैं तो नदियां इन कंकड़ पत्थर युक्त जो मैदान कंकड़ पत्थर युक्त जो भूमि होती है उस भूमि में नदियां नीचे चली जाती हैं। अर्थात कह सकते हैं पानी ऊपर दिखाई नहीं देता, रंध्र के माध्यम से नीचे चला जाता है। यहाँ पर नदियां बिल्कुल दिखाई नहीं देती, जबकि तराई प्रदेश में नदियां दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महीने रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण से या कह सकते हैं महीने रेत और चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र को हम या मैदान को तराई प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर जो नदियां यहाँ पर गायब होती दिखाई नहीं दे रही थी वो तराई वाले क्षेत्रों में दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर सरंध्र नहीं होता, रंध्र नहीं होते, इस कारण से नदियां ऊपर बहने लगती हैं। बागर का मैदान क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अर्थात हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। देखिए जब हिमालय से नदियां नीचे की ओर आती हैं तो उनमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब अपने साथ बहा करके ले आते हैं। जब कंकड़, मिट्टी, पत्थर आदि बहा करके ले आती हैं तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हर वर्ष पानी नहीं पहुंच पाता है, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है जो मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, लेकिन इसके पश्चात पता चला कि 2 साल, 4 साल, 6 साल तक उसमें कोई बाढ़ ही नहीं आनी है, पानी ही नहीं आना है उस क्षेत्रों में, तो वहां पर वो मिट्टी पुरानी हो जाती है, वही जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है। तो वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बांगर का मैदान बनता है, जो कि गंगा और यमुना के जो क्षेत्र हैं वो कुछ क्षेत्र, सभी नहीं, गंगा और यमुना के जो कुछ क्षेत्र हैं मैंने आपको लिख भी दिया है यहाँ पर, गंगा और यमुना के जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं? बांगर का मैदान माना जाता है, या उनको बांगर का मैदान कहते हैं। जबकि जस्ट इसका उल्टा है खादर का मैदान। जो नवीन जलोढ़
मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से युक्त जो मैदान होते हैं उनको हम खादर का मैदान कहते हैं। कैसे, इसको भी बताते हैं। जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जैसे नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी की मतलब जल के साथ जो मिट्टी घुली होती है, वो इन मैदानी क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए मैदान है, इस मैदान में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो एक परत, अर्थात इस मैदान में जब बाढ़ का पानी भर जाता है तो बाढ़ के पानी में क्या होता है कि मिट्टी में, मतलब जल में मिट्टी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है उसी मैदानी क्षेत्र में, एक छोटी सी पतली सी परत जम जाती है उस मैदानी क्षेत्र में। अर्थात हम कह सकते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी की जो परत जम जाती है उसको हम कहते हैं खादर का मैदान। और अगली साल फिर बाढ़ आएगी तो फिर से हमारी, मतलब कह सकते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी की परत फिर से जम जाएगी। तो प्रत्येक वर्ष या कुछ 1-2 साल में नई जलोढ़ मिट्टी की परत जो जम जाती है उसको हम खादर का मैदान कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, या कह सकते हैं जब ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में जाती है तो वहां पर नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है, आप कह सकते हैं नई जलोढ़ मिट्टी वहां पर उसी परत में जम जाती है। अब आता है पंजाब का मैदान। देखिए पंजाब है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों को हम, या इन राज्यों में पंजाब का मैदान, या कह सकते हैं इन राज्यों को या इन क्षेत्रों को पंजाब का मैदान कहते हैं। अब आता है विशाल मैदान की वनस्पति। देखिए उत्तर के विशाल मैदानों में उपजाऊ क्षेत्र तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर मानसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें आम, साल, सागौन आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ विशाल मैदानों में कई फसलें भी उगाई जाती हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसे गन्ना, जूट, दलहन आदि उत्तर के विशाल मैदानों में मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश ही ले लो, अपना उत्तर प्रदेश भी उत्तर के विशाल मैदानों में गिना जाता है। जैसे अपने यहाँ पर गन्ना, उत्तर प्रदेश में चावल, मोटे अनाज, दालें आदि उगाई जाती हैं, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में भी काम करते हैं, कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में भी सहायक होते हैं। बस इतना ही, अभी ये पूरा नहीं हुआ है लेसन नंबर 2 क्लास 9 में भारत का भौतिक स्वरूप, इसको अगले वीडियो में और कराएंगे। ठीक।